बच्चों, कैसे हैं आप सब? तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, तो आज का जो वीडियो है हमारा हिंदी से संबंधित है और ये हिंदी के सुपर 25 क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम में आते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। तो इन्हें आप लोग पेन कॉपी ले करके बैठ जाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। 25 में से अगर आपने 22 क्वेश्चन कर दिए तो समझो बहुत अच्छी तैयारी है, अन्यथा आपको अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन हैं। ठीक है, तो ध्रुव स्वामिनी पुस्तक जो है बहुत चर्चित पुस्तक है, किसकी? जयशंकर प्रसाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है। विनय पत्रिका नामक पुस्तक किसकी है? तो विनय पत्रिका यह पुस्तक है तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन है मानस का हंस, ये किसकी पुस्तक है? ये कई बार पेपर में आ चुकी है पुस्तक। तो ये जो पुस्तक है अमृतलाल नागर की है। अगले जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद को चुनें। संधि वाला टॉपिक अभी मैंने संधि के 3 वीडियो अपलोड किया, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखना। उसे देखने के बाद में कभी भी आपको संधि से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और ना ही याद करना पड़ेगा। सिर्फ आपको देख लेना है वीडियो, समझो संधि पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। स्वर संधि वाला टॉपिक करवाया है, उसमें स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उससे संबंधित वहाँ पे वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिए। कह रहा है उल्लेख का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, उल्लेख एक व्यंजन संधि है और इसका जो सही होगा ये वाला होगा उत प्लस लेख। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए अत्याचार। ठीक है, अत्याचार में जो है क्या सही होगा? इसमें होगा अति प्लस आचार। ये वाला टॉपिक मैंने कराया है, कौन सी संधि है आपको बताना है। अत्याचार में कौन सी संधि है? ई प्लस आ। ठीक, अब इसमें आपको बताना है कि स्वर संधि के अंतर्गत जो 5 पार्ट मैंने पढ़ाए उनमें से कौन सा वाला है ये। नेक्स्ट देखिए दिगंबर। दिगंबर में कौन सी संधि है? तो इस दिगंबर में होगा दिक प्लस अंबर। ठीक है, दिक प्लस अंबर हो जाएगा। पावक में कौन सी संधि है, यानी संधि पावक में कौन सा विच्छेद होगा? तो पव प्लस अक। ठीक, और इसमें बताना है कौन सी संधि है ये। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित शब्दों के समास बताने हैं। समास बनवास, बनवास में पूछ रहा है कौन सा समास है। तो बनवास में तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा, बहुब्रीहि होगा। लॉजिक लगाइए, सोचिए। मेन चीज़ मैंने समास वाला टॉपिक इसमें इसके संबंधित भी वीडियो डाले हैं और आपको वहाँ अगर आपने देख लिया तो समास से भी संबंधित प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ मैंने बताया था कि अर्थ पहचानना है। ठीक है, अगर आपने शब्द का अर्थ देख लिया और समझ में आ गया तो समझो तुरंत समास हो जाए। कह रहा है बनवास। बनवास मतलब वन में वास, में और पर अधिकरण तत्पुरुष। ठीक, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास होगा? अब देखिए यहाँ पे लगा हुआ है पंचवटी। अगर इसे हम इस तरीके से कहें कि 5 वटियों का समूह, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। ये वाला टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कराया है, अगर नहीं देखा वीडियो तो वहाँ जाकर आप देख लेना। और ये भी बताया है पंचवटी अर्थात जहाँ सीता जी की वटी थी, जहाँ रहते थे राम, तो ये वाला, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा, याद रखना। पीताम्बर, और ये भी बताया था कि जहाँ विवादित चीज़ें हों और बहुब्रीहि समास भी दिया हो, द्विगु बहुब्रीहि दोनों, और द्विगु से संबंधित हो, बहुब्रीहि संबंधित, तो बहुब्रीहि को ही आप टिक करेंगे, वही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सा समास होगा? तो पीताम्बर में देखिए बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु और कर्मधारय। ठीक है, पीत है जो अंबर, यानी कर्मधारय भी है इसमें। पीत मीन्स पीला है जो अंबर है ना, और पीला अंबर मीन्स आकाश। आकाश की बात करेंगे तो कर्मधारय हो जाएगा। और पीत है जिसका अंबर अर्थात विष्णु, यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो दोनों ही समास हैं और दोनों मैंने बताया था कि किसे प्राथमिकता देंगे? बहुब्रीहि समास को, तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कह रहा है नरोत्तम। नरोत्तम में कौन सा है? नरों में उत्तम, यानी जो भी नर हैं उनमें सब में उत्तम, में पर अधिकरण वाला। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये है आजन्म। आजन्म में कौन सा समास है? तो आजन्म में अव्ययी भाव समास है, जिसका पहला जो है क्या होता है? अव्यय होता है। तो यहाँ बड़ा आ जो लगा है जन्म से पहले वो अव्यय लगा है। ठीक है,
अब आगे देखिए, मुहावरों से संबंधित क्वेश्चन है। जो आँख के समक्ष ना हो उसे क्या कहा जाएगा? लॉजिक लगाइए, सोचिए ज़रा क्या होगा। जो आँख के समक्ष ना हो यानी आँख के सामने ना हो, क्या होगा? अनदेखा होगा, परोक्ष होगा, अपरोक्ष होगा, ज्ञात होगा, क्या होगा? तो जो आँख के समक्ष ना हो उसे कहते हैं परोक्ष। परोक्ष का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, जो डायरेक्ट ना दिख रहा हो, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, इंद्रियों के द्वारा अनुमान जिसका नहीं लगाया जा सकता, उसे क्या कहेंगे? जितेंद्रिय या अतीन्द्रिय या कालजयी या सर्वजयी। तो इसका सही आंसर होगा अतीन्द्रिय। ठीक है, जितेंद्रिय वो होता है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, ऐसा रोग जिसका उपचार ही संभव ना हो, उसे क्या कहेंगे? अरोगी, अतिरोगी, विरोगी, असाध्य। तो ऐसे रोग को जो है असाध्य कहा जाता है, जिसका कोई भी इलाज ना हो। ठीक है, जिसको माता पिता का आश्रय ना मिला हो उसे क्या कहा जाता है? अनाथ। चांदी का जूता मारना, ठीक है, चांदी का जूता मारना मुहावरा है ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, जूते में चांदी रखकर मारना। रिश्वत देना, बहुत संपन्न होना, जूते में चांदी लगा होना। तो चांदी का जूता मारने का मतलब होता है रिश्वत देना, याद रखना, रिश्वत देना। कान का कच्चा होना, इसका सही क्या होगा? सुनी बात पर विश्वास करना, यानी जो सुनी बात पर ही विश्वास कर लेते हैं, अपने तर्क और विवेक के आधार पर कुछ नहीं समझ पाते, नहीं सोच पाते, अविवेकी होते, उन्हें कान का कच्चा होना कहा जाता है। नेक्स्ट, 19-20 होना कह रहा है, 19-20 होना, इसका सही मुहावरा क्या होगा? तो ये होगा सही, बहुत कम अंतर होगा। देखिए यहाँ दो ऑप्शन दिए हैं, बड़े नज़दीकी ऑप्शन है, कह रहा है बहुत कम अंतर होना, और दूसरे में दिया है कह रहा है बहुत अंतर होना। तो बहुत कम वाला 19-20 का मतलब बहुत कम डिफरेंस होना। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को क्या कहा जाता है? जो फेंक कर चलाया जाता है हथियार उसे कहा जाता है अस्त्र, और जो हाथ में लेकर के यूज किया जाता है उसे कहते हैं शस्त्र, याद रखना। अगले क्वेश्चन है, कह रहा भिन्न अर्थ को व्यक्त करते हुए शब्द का चयन करना है। ठीक है, जो 4 शब्द दिए हैं इनमें से एक भिन्न है, 3 सेम है। जो अलग है सबसे, 3 से अलग है, उसका चुनाव करना है, वही सही होगा। तो देखिए पहला क्या कह रहा है? तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज और व्याघ्र। इनमें से कह रहा है कि 3 सेम है और चौथा भिन्न है, चौथे को देखना है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? देखिए तुरंग का मतलब क्या होता है? तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, और मृगेंद्र, मृगराज और व्याघ्र का मतलब होता है शेर। तो इसमें जो है ये मृगेंद्र, मृगराज और व्याघ्र, ये तीनों शेर की पर्यायवाची, सिंह की पर्यायवाची हैं, और तुरंग घोड़े का पर्याय है, इसलिए पहला वाला यानी तुरंग सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है पावक, अनिल, अनल और कृषाणु, इनमें से कौन सा भिन्न है? तो ये आप लोग अगर कोशिश करें बताने की कौन सा सही है, नहीं होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछना, बता दूंगा। वैसे बहुत ईजी है, आप लोग बता लेंगे, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट देखिए, व्योम, नभ, तल, गगन, इनमें से एक भिन्न है। तो गगन, नभ, व्योम, अंतरिक्ष, शून्य, ये सब आकाश की पर्यायवाची है, और तल जो है ये आकाश की पर्यायवाची नहीं है, तो इसका ये सही हो जाएगा। अगला है लोचन, जलज, नयन, चक्षु, ये सब लोचन, नयन, चक्षु, अक्ष, ये जो है आँख, ये सब आँख की पर्यायवाची है, किंतु यहाँ दिया है जलज। जलज, पंकज, नीरज, तोरज, अम्बुज, नीरज, ये सब जो है कमल की पर्यायवाची हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, भागीरथी, सुरसरिता, जाह्नवी, कालिंदी, इनमें से एक भिन्न है। तो यहाँ पर जो है कालिंदी ये भिन्न है, और बाकी जो है ये भिन्न इसलिए है कि कालिंदी जो है यमुना की पर्यायवाची है, और बाकी सुरसरिता, भागीरथी, जाह्नवी, ये जितनी भी है गंगा की पर्यायवाची हैं। तो बच्चों कैसा रहा वीडियो? जैसा भी हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, साथ में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।